अस्सलाम वालेकुम। लेबर टर्नओवर से स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का, या हमने अब तक जो पढ़ा है। बेसिकली हमने देखा था कि कंपनी का जो मकसद होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, प्रॉफिट कमाना होता है कंपनी का मकसद। और हम किसी कंपनी का प्रॉफिट कैसे निकालते थे? हम उसकी सेल्स में से सीजीएस माइनस कर देते थे और अदर एक्सपेंसेस माइनस कर देते थे। मतलब सीजीएस का मतलब कॉस्ट माइनस कर देते थे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता था। और हमने देखा था कॉस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं। कॉस्ट में बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर कॉस्ट बनती है। उसमें मटेरियल होता है, लेबर होती है और फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं। ये 3 एलिमेंट मिल के कॉस्ट बनाते हैं। उस कॉस्ट को हम सेल में से माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है। हमने क्योंकि कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग कहीं आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हमारा ज़्यादातर फोकस रहता है कॉस्ट के पार्ट पे। हम इसलिए सेल्स पे नहीं जा रहे हैं, हमने कॉस्ट का पार्ट कवर करना है। मतलब मेजर ये 3 जो एलिमेंट है हमने इनको एनालाइज करना है। हमने अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, कंपनी का जो एम है वो पूरा हो सके। सेल को फिलहाल हम साइड पर रख रहे हैं। इसमें जो पहला एलिमेंट था वो था मटेरियल। मटेरियल का सीजीएस हम कर चुके थे। सीजीएस करने के बाद हम आते हैं मटेरियल की तरफ। मटेरियल में हमने इसका देखा वेरिएंसेस कितने हैं। मतलब हम मटेरियल का कोई स्टैंडर्ड सेट करते थे। हमने जो बेंचमार्क रखा था कि हम अपनी कंपनी में प्रोडक्शन के दौरान इतना मटेरियल यूज करेंगे, हम बाद में उसको कंपेयर करते थे अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस से। मतलब हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था और एक्चुअल में जो हमने मटेरियल पे खर्च किया, क्या वो बराबर है या उसमें कम या ज्यादा हुआ है खर्च? तो वो जो बेसिकली होता था हमारा वेरिएंस आता था। वो वेरिएंस हमारे पास फेवरेबल भी हो सकता था और अनफेवरेबल भी, एडवर्स भी हो सकता था। उसमें मटेरियल की बात करें, कॉस्ट मटेरियल वेरिएंस की, तो उसमें जो मेन था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है। हम वो एनालाइज करते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड और एक्चुअल कंपेयर करते हैं तो हमारे पास वेरिएंस निकल आता है। फिर इसकी आगे 2 सब कैटेगरीज थी। एक इसका प्राइस वेरिएंस, प्राइस की, क्योंकि मटेरियल में क्वांटिटी और प्राइस को मिला के ही मटेरियल की कॉस्ट बनती है। तो हमने देखा क्या प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है, प्राइस वेरिएंस तो नहीं है, प्राइस की वजह से डिफरेंस तो नहीं आ रहा। दूसरा इसका होता था यूजेज वेरिएंस, क्या हमने मटेरियल की जो क्वांटिटी यूज करनी थी प्रोडक्शन में, क्या उसमें कमी या ज्यादती तो नहीं हुई, हमने एक्सेसिव मटेरियल तो नहीं यूज कर लिया उसमें, उसकी वजह से भी वेरिएंस आ सकता है। अगर हमने फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड सेट किया और 10 यूनिट यूज करने हैं इनपुट के रॉ मटेरियल के, हम 12 कर दें तो हमारे लिए अनफेवरेबल वेरिएंस है। हमने 10 सोचे थे 12 लग गए तो हमारा खर्चा ज्यादा होगा। तो हमारा यूजेज वेरिएंस मतलब मटेरियल वेरिएंस के अंदर, कॉस्ट वेरिएंस के अंदर 2 पार्ट थे, प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस। फिर आगे यूजेज वेरिएंस ही आगे 2 सब टाइप्स थी। एक था उसका यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। वेरिएंस वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने देखा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हमें ये तो पता चल गया कि वेरिएंस आ गया है और वो वेरिएंस किसकी वजह से है। देखें, जो प्राइस वेरिएंस आता है बेसिकली ये परचेजिंग डिपार्टमेंट की नाअहली होती है। जो प्राइस ज्यादा पे करते हैं वो तो परचेज वाले करके आते हैं ना, क्योंकि माल उन्होंने खरीदना होता है, मटेरियल उन्होंने खरीदना है। और जो यूजेज वेरिएंस आता है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की नाअहली हो सकती है कि हमने स्टैंडर्ड उन्हें सेट करके दिया था कि आप प्रोडक्शन के दौरान 10 किलो यूज करें, उन्होंने 12 यूज कर लिया तो उन्होंने ज़ाया कर दिया मटेरियल, या उन्होंने ज़्यादा यूज कर लिया तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की नाअहली थी। हमने दोनों डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया वेरिएंस की मदद से। तो हमने मटेरियल को कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम रहे। नेक्स्ट फिर हमने देखा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हमने ये देखा हम मटेरियल तो मंगवाते हैं, लगना ही लगना है, खरीद क्या है, हमें ये पता चल गया मटेरियल की प्राइस ज्यादा पे की है तो परचेजिंग डिपार्टमेंट की नाअहली है, मटेरियल ज्यादा यूज किया है तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की नाअहली है। अब हमने देखना है हमने जो मंगवानी है चीजें वो कितनी कितनी करके मंगवाएं। हमारी कंपनी में जो चीजें लगती हैं हमें पता होता है कि सालाना इतना मटेरियल हम यूज कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करते थे, उस क्वांटिटी को हम ये देखते थे क्या ये सारी क्वांटिटी एक ही दफा मंगवा लें या थोड़ी थोड़ी करके मंगवाएं, हमें कौन सी ऑर्डर क्वांटिटी बेहतर रहेगी। हम थोड़ा पार्ट्स में मंगवाएं वो फायदेमंद है, ये इकट्ठा मंगवाएं वो फायदेमंद है। हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में देखा उसकी अलग वैल्यू है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फिर आगे इसकी मतलब हमने एक दफा तो सोच लिया कि हमने सपोज 200 यूनिट करके मंगवाने हैं और अपनी जो एनुअल डिमांड है वो पूरी करनी है। फिर हमने देखा था रीऑर्डर लेवल कब करें, मतलब पहला ऑर्डर तो मंगवा लिया, अगला ऑर्डर कब करना है हमने, क्या जब पूरा मटेरियल खत्म हो जाए या हम दरमियान में ऑर्डर करते हैं, तो रीऑर्डर लेवल देखा। फिर हमने इसका मिनिमम या मैक्सिमम स्टॉक लेवल देखा, एवरेज लेवल देखा। ये इसलिए कि हम अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को जो बिल्ड कर रहे हैं वो अकॉर्डिंगली बिल्ड करें, जितनी हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक होगा हम उस हिसाब से स्टोरेज लें। ये ना हो कि हमारे पास जो स्टोरेज में मटेरियल आता है मैक्सिमम वो 200 यूनिट आता है और हम 400 यूनिट की कैपेसिटी बना लें तो वो 200 यूनिट की हमें एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ेगी, क्योंकि जो स्टोरेज स्पेस है वो फ्री नहीं मिलती। तो हमने ये भी डिस्कस किया। मैं डिटेल में इसलिए कम जा रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर हमने इसकी इशुएंस देखी कि मटेरियल जब आ जाता है मंगवा लेते हैं हम स्टोर में, तो स्टोर से वो प्रोडक्शन में जाता होता है।
तो जब प्रोडक्शन में जाता है तो हम डिफरेंट मेथड यूज करते थे, लाइफो मेथड के थ्रू हम भेजते थे, फाइफो मेथड के थ्रू, या हम एवरेज मेथड के थ्रू देखते थे। तो इस तरह हमारा मटेरियल का पोर्शन कवर हो गया था। हमने मटेरियल की वजह से जो जो डिफरेंस आता था हमारी कॉस्ट में, मटेरियल की वजह से अगर हमारी कॉस्ट इंक्रीज होती थी तो हमने कोशिश किया कि उनको कंट्रोल करें, और हमने ये 3-4 चीजें देखी। वेरिएंस देखा, उसका स्टोरेज कॉस्ट देखी, उसकी इशूइंग कॉस्ट देखी। इसके बाद हम आते हैं लेबर की तरफ। जिस तरह मटेरियल का वेरिएंस देखा, इसी तरह हम लेबर के वेरिएंस की बात कर रहे हैं कि लेबर में भी हमने कोई स्टैंडर्ड सेट किया होता है कि हम कितनी लेबर की कॉस्ट बेयर करेंगे एक साल में, मतलब हमारी लेबर कितनी होगी, हम उन्हें कितनी अमाउंट पे करेंगे, वेजेस देंगे, और ओवरऑल हमारे लेबर का खर्चा कितना होगा, हमने स्टैंडर्ड सेट किया था। फिर हम एक्चुअल में देखते हैं कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था और जो एक्चुअल में कॉस्ट हमें लेबर की बेयर करनी पड़ी, क्या वो सेम है या उसमें डिफरेंस है। अगर उसमें डिफरेंस आता है तो वो वेरिएंस होता था, वो फेवरेबल हो सकता है या अनफेवरेबल, सेम लाइक मटेरियल वेरिएंस की तरफ। तो इसमें भी हम देखते हैं जैसे मटेरियल में कॉस्ट वेरिएंस था, तो ये लेबर का कॉस्ट वेरिएंस है। उसके आगे दो सब पार्ट्स हैं, या तो उसके रेट की वजह से आता है लेबर रेट वेरिएंस, या हमें आ जाता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। यहाँ पे यूजेज था, यहाँ पे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि हमने जो सोचा था लेबर हमारी जितनी एफिशिएंटली काम करेगी, फॉर एग्जांपल एक टास्क को पूरा करने के लिए हमने उन्हें 10 मिनट दिए, क्या उन्होंने 10 मिनट में पूरा किया? अगर 10 मिनट में किया तो एफिशिएंट है, अगर उन्होंने 12 लगा दिए वो लेस एफिशिएंट है। तो ये लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस था। फिर आगे इसकी सब कैटेगरीज थी, 3 सब पार्ट्स थे इसमें। सब एफिशिएंसी वेरिएंस था, मिक्स वेरिएंस था, और आइडल टाइम था, जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं और अलग वीडियो भी है। ये ओवरव्यू था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेबर टर्नओवर रेशो का। टर्नओवर रेशो क्या है बेसिकली? अगर हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देखें, जब भी हम किसी से पूछते हैं कि टर्नओवर क्या है आपका, हम किसी से पूछते हैं आपकी फैक्ट्री का टर्नओवर क्या है, तो इसका मतलब होता है कि आपकी कंपनी की जो सेल है टोटल वो कितनी है, टोटल जो रेवेन्यू जनरेट किया आपने एक स्पेसिफिक पीरियड में वो कितना है। तो टर्नओवर का ये मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे जो लेबर टर्नओवर है इसका मतलब ये है, हमने ये देखना है कि हमारी एक साल में या किसी स्पेसिफिक पीरियड में हमारी जो लेबर है वो कितनी चेंज हुई है, कितने लोग छोड़ के गए हैं, कितने लोग हमारे पास नए आए हैं। तो ये लेबर टर्नओवर रेशो बताता है। तो इस रेशो को एक लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए, एक लिमिट तक होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा होगी तो हमारे लिए एडवर्स हो सकता है, क्योंकि अगर बहुत से लोग छोड़ के चले जाएं हमारी कंपनी को तो हो सकता है कि हमारी स्किल्ड लेबर चली गई है, छोड़ के गई, हमने नए लोग हायर किए हैं, तो हमारी क्वालिटी पे असर पड़ सकता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी लो हो सकती है। इसी तरह अगर हम ये देखें, हमने जो ऑर्डर फुलफिल करना था, लेबर अगर छोड़ के चली जाए, हमारे एम्प्लॉय स्किल्ड एम्प्लॉयज या लेबर छोड़ के चली गई है, उसकी वजह से क्या होगा, हमने जो ऑर्डर टाइम पे फुलफिल करना था वो नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमें पेनल्टी देनी पड़ सकती है। हो सकता है फ्यूचर में हमें ऑर्डर ना मिले, हो सकता है जी हमारी गुडविल खराब हो जाए, तो हमारे लिए ये नुकसानदेह है। इसके अलावा जब हम नई लेबर हायर करते हैं तो हमें मार्केटिंग के थ्रू या हमें एडवर्टीजमेंट के थ्रू इनविटेशन देना पड़ता है। हमारे पास एप्लीकेंट आते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उनका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो हम इंटरव्यू पे भी टाइम लगता है और एडवर्टीजमेंट पे खर्चा होता है, और वो जो इंटरव्यू पे टाइम लग रहा है वही टाइम हम किसी दूसरे प्रोडक्ट के काम पे या कोई अच्छा डिसीजन मेकिंग में सर्व कर सकते थे। लेकिन अभी हमें लेब छोड़ के गई है तो हमें हायरिंग में वो टाइम ज़ाया करना पड़ रहा है, तो इस पर भी हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। तो हमने ये देखना है कि ये लेबर जो टर्नओवर रेशियो है ये मिनिमम से मिनिमम रहे, ताकि हमारा जो देखें, अगर हमारी लेबर की कॉस्ट बढ़ गई तो ओवरऑल हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्रॉफिट कम हो जाएगा अल्टीमेटली, और इवन हमारी गुडविल भी खराब होगी। तो हमने इस पार्ट को भी कंट्रोल करना है कि लेबर का खर्चा भी हमारा कम से कम रहे और हमें क्या हो, कॉस्ट का एज मिले, डिफ्रेंशिएट करें हम दूसरों से। हमारे पास कॉस्ट कम से कम होगी तो लोग हमारी तरफ आएंगे, हम लेस प्राइस में ऑफर कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारी कंपनी में कितने लोग छोड़ के जाते हैं, परसेंटेज कितनी है, फिर उसको बाद उसको परसेंटेज को कम करने की, मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। वो डिफरेंट इंसेंटिव प्लान देके लेबर को हम क्या करेंगे, अपनी लेबर को रिटेन करेंगे, ताकि हमें ये कम से कम कॉस्ट बेयर करनी पड़े और हमारी क्वालिटी भी प्रोडक्ट की अच्छी रहे। तो लेबर टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक सेपरेशन मेथड होता है, रिप्लेसमेंट मेथड है, डुअल या फ्लक्स मेथड है। ये जो इक्विवेलेंट एनुअल रेट है ये मैं बाद में बताता हूँ आपको। तो जो सेपरेशन मेथड है बेसिकली हमें ये बताता है कि हाँ एक साल में या एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर कितने लोग हमारी कंपनी को छोड़ के गए हैं, तो हम सेपरेशन मेथड के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। रिप्लेसमेंट मेथड हमें ये बताता है कि एक साल या एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर कितने नए लोग हमारी कंपनी में आए हैं। और डुअल और फ्लक्स मेथड ये बताता है कि कितने लोग छोड़ के गए हैं और कितने लोग नए आए हैं। ये बेसिकली दोनों को कंबाइन कर लेता है, सेपरेशन और रिप्लेसमेंट को, डुअल मेथड, इसीलिए इसको डुअल या फ्लक्स मेथड भी कहते हैं। देखते हैं जी हमारे पास सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला क्या है। सेपरेशन मेथड के थ्रू अगर हमने रेशो निकालनी हो कि कितने लोग छोड़ के गए हैं, हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेपरेशन ड्यूरिंग द पीरियड उसको डिवाइड करते हैं एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से।
कि कितने लोग छोड़ के गए हैं उसको डिवाइड करेंगे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे डाटा लिखा है फर्जी कि जब हमारे पास स्टार्ट में कोई भी पीरियड हो सकता है, साल के स्टार्ट में, मंथ के स्टार्ट में या क्वार्टर के स्टार्ट में हमारे पास 900 एम्प्लॉइज थे, एंड पे हमारे पास 1100 एम्प्लॉइज हो गए, जो छोड़ के गए हैं वो 100 हैं और जो नए आए हैं वो 300 हैं। देखें स्टार्ट में 900 थे, 100 छोड़ के जाएँ तो बाकी 800 रह जाएंगे, और 800 में अगर 300 जमा करें तो वो 1100 हो जाएंगे। तो ये नई हायरिंग 300 है और जो छोड़ के गए हैं वो 100 है। तो ये आप ये भी सोच सकते हैं कि जो छोड़ के तो गए हैं वो 100 हैं, नए हमने 300 क्यों हायर किए। ये भी हो सकता है जो लास्ट ईयर हो उसमें ज़्यादा लोग छोड़ के गए और हमने उनकी हायरिंग ना की हो, तो वो पेंडिंग हायरिंग थी जो हम इस बार कर रहे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म में तो इनमें डिफरेंस आ सकता है, लॉन्ग टर्म में ये दोनों जितने छोड़ के जाएंगे उतने ही हम हायर करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये फ़र्क आ सकता है। तो यहाँ पे हमने फार्मूले में क्या किया, जो नंबर ऑफ सेपरेशन ड्यूरिंग द पीरियड, वो कितने लोग हैं जो सेपरेट हुए हैं, जो छोड़ के गए हैं, वो 100 है हमारे पास। 100 को हमने डिवाइड किया 1000 से, तो हमारे पास 10% आ गई हमारे पास कॉस्ट सेपरेशन रेशियो, सॉरी 10% लोग हैं हमारी फैक्ट्री को छोड़ के जा रहे हैं। इसी तरह अगर हम देखें रिप्लेसमेंट कितनी है, तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट है 300 ड्यूरिंग द पीरियड। ये कोई भी हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है। और जो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, एवरेज बेसिकली कैसे निकालते हैं, स्टार्टिंग में और एंड में जितने एम्प्लॉइज हैं उनको जमा करके दो पर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट है वो हमारे पास 300 है, और जो एवरेज एम्प्लॉइज हैं वो 1000 है। 900 प्लस 1100 तो ये 2000, उसको डिवाइड करेंगे दो पे तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमारे पास 1000 आ जाएंगे। तो इसको डिवाइड किया तो 30% लोग ऐसे हैं जो हमने नए हायर किए, 10% छोड़ गए थे सेपरेशन, ये बता रहे हैं, और 30% क्या हो रहा है जी, हमने नए हायर कर लिए। अब ये डुअल फ्लक्स मेथड क्या करता है, ये दोनों को सम कर लेता है, जमा कर लेता है डुअल मेथड में या फ्लक्स मेथड में। इसका फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ सेपरेशन जितने छोड़ के गए हैं उसमें प्लस करते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, और डिवाइड उसी तरह करते हैं एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से। तो जो छोड़ के गए हैं वो 100 हैं, जो नए आए हैं वो 300 हैं, और डिवाइड किया 1000 से, तो ये 40% है डुअल या फ्लक्स मेथड। ये देखिए इन दोनों को इसने सम कर लिया, तो इसलिए इसको डुअल मेथड भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इस फॉर्मूले पे एतराज़ करते हैं, वो कहते हैं जी ये तो देखें, जो लोग नए आए हैं बेसिकली जो छोड़ के गए हैं उनके अगेंस्ट में हमने रखा है, तो आप इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये तो परसेंटेज सही नहीं आएगी। कहते हैं अगर आपने दोनों को यूज़ भी करना है तो आप क्या करें, इनका एवरेज ले लें। जिस तरह डिनोमिनेटर में आपने एवरेज लिया है तो यहाँ पे भी एवरेज ले लें। तो फिर हम दूसरा फार्मूला उसका यही सेम करते हैं, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, और दो पे डिवाइड कर देते हैं, और नीचे वही रहता है डिनोमिनेटर में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये अगर इसका एवरेज लें 100 प्लस 300, ये 400 हो गया, एवरेज लेते हैं 200। 200 को 1000 पे डिवाइड करें तो 20% हमारे पास आ जाएगा, जो दूसरा मेथड इसका बताएगा। तो डुअल मेथड में दो फार्मूले होंगे बेसिकली, एक में एवरेज लेते हैं, एक में एवरेज नहीं लेते। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे डुअल मेथड या फ्लक्स मेथड। इसके बाद जो हमसे पूछा जा सकता है, चौथी चीज पूछी जा सकती है वो ये है, हमें कहा जा सकता है कि आप एनुअलाइज रेट बताएं, इक्विवेलेंट एनुअल रेट। हो सकता है हमें ये डाटा गिवन हो 6 महीने का, हमें वो कह सकता है कि जी ये 6 महीने का डाटा है, क्वार्टर के स्टार्ट में इतने एम्प्लॉइज थे, सॉरी सेमी एनुअली स्टार्ट में इतने थे, एंड में इतने हो गए, इतने छोड़ के गए, इतने नए आ गए। आप सालाना बताएं इक्विवेलेंट कितना रेट बन रहा है। तो हमने कन्वर्ट करना होगा उसको सालाना पे। अगर हमें महीने का दिया होगा तो भी सालाना में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारी जो एनुअल स्टेटमेंट्स होती हैं वो सालाना की बेस पे होती हैं, ईयरली होती हैं। तो हम ये भी रेशियो ईयरली ही बताएंगे ताकि कंपैरिजन में आसानी रहे। तो इसका फार्मूला ये है कि जो टर्नओवर रेशियो है उसको डिवाइड कर देना है हमने रेलिवेंट पीरियड से। मतलब अगर 6 मंथ है तो हम 6 मंथ से डिवाइड करेंगे। अगर हमें ये डेज में गिवन है, हो सकता है वो हमें 180 डेज दे देता कि ये 180 डेज का डाटा है, तो हम 180 पे डिवाइड करते। अगर हम वो हमें वीक्स में दे देता, कहते ये 26 वीक का डाटा है, तो हम 26 वीक पे डिवाइड करते और फिर मल्टीप्लाई करते रेलिवेंट पीरियड से। अब जैसे इसी की मिसाल ले लेते हैं, सेपरेशन में हमारे पास जो रेशो निकली थी वो क्या है, फार्मूला हमें बता रहा है टर्नओवर रेशो। तो ये रेशो क्या थी, 10 डिवाइड करेंगे, पीरियड क्या था, ये 6 महीने का, सपोज मैं मान लेता हूँ इसको 6 महीने का, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से और मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने साल में कन्वर्ट करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो हमारे पास रेशो आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 20%। अगर 6 महीने में 10% तो डेफिनेटली ऑब्वियस है ये साल में 20% ही होगा, तो ये हमें एनुअल रेट इसका निकल आएगा 20%। अगर हम न्यू का देखें या रिप्लेसमेंट की रेशियो देखें एनुअलाइज या इक्वलेंट एनुअल रेट देखें इसका रिप्लेसमेंट का, तो वो कितना बनेगा 30%। 6 महीने का तो साल का 60% ही होगा। वैसे इसको निकालने का तरीका यही होगा कि 30% है हमारे पास, डिवाइड करेंगे 6 महीने का, मल्टीप्लाई करेंगे 12 महीने से, तो हमारे पास वो रेट निकल के आ जाएगा।
तो ये हम इसी तरह निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 60%। और ये डुअल में देखें, डुअल मेथड क्या बता रहा है, 40% 6 महीने का, तो एनुअल कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। और वैसे भी देखिए, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 80% लोग एक साल में छोड़ के चले गए तो उस कंपनी के लिए कितनी शर्म की बात है। और अगर किसी कंपनी में 80% लोग छोड़ के चले जा रहे हैं तो उसकी प्रोडक्शन कितनी डिस्टर्ब होगी, उसकी गुडविल कितनी डिस्टर्ब होगी, और उसको 80% लोग हर साल हायर करने के लिए कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो ये जो रेशियो है ना, बेसिकली ये एक लिमिट तक होनी चाहिए। अगर आप दो कंपनी का कंपैरिजन कर रहे होते, एक कंपनी की रेशियो होती 10% ये डुअल के थ्रू, और एक कंपनी की होती 20%, तो आप बता सकते थे इस कंपनी में ज़्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसके लिए नेगेटिव है, इससे ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, बजाय ये कि ये कंपनी उससे अच्छी जा रही है। तो हम ये कंपेयर भी कर सकते हैं। तो इसी लेबर को रिटेन करने के लिए नेक्स्ट हम देखेंगे इंसेंटिव प्लान्स हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कि हम अपनी कंपनी में जो एम्प्लॉइज़ हैं वो छोड़ के ना जाएं, इंसेंटिव प्लान दें ताकि वो कंपनी में रहें। अगर ऑलरेडी हमारी कंपनी में लोग छोड़ के नहीं जाते, ये रेशो कम से कम है, ये रेशो जितनी कम हो उतना अच्छा है। छोड़ के नहीं जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1% है, ये 2% लोग छोड़ के जाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये कोई परेशानी वाली बात नहीं। हम फिर इंसेंटिव प्लान उन्हें देने की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब है लेबर हमारी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, उसे अच्छी रेमुनरेशन मिल रही है, जिसकी वजह से वो छोड़ के नहीं जा रही, तो हमें इंसेंटिव प्लान की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर किसी कंपनी में ये जो लेबर टर्नओवर रेशियो है वो ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से उन्हें इंसेंटिव प्लान देने पड़ते हैं ताकि लेबर उनकी रिटेन रहे, उनके जो स्किल्ड वर्क फोर्स है उनके पास रहे, और उनकी प्रोडक्शन में कोई मसला ना आए, उनकी गुडविल उनके साथ सलामत रहे, और उनकी जो जिस तरह सेल्स उनकी हो रही है वो उसी तरह कंटिन्यू रहे। तो आज के लिए इतना। बाकी अगर कोई मसला आए तो काइंडली कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।